नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSOC 108 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BSOC 108 का जो संबंध है वो आर्थिक समाजशास्त्र से है। जहां इस PDF में हम टोटल 8 से 10 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक हैं, जिनके पेपर में आने की संभावना हर बार सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि विकास के समाजवादी मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि विकास का समाजवादी मॉडल क्या है। तो देखो, आज के बाद जब भी आप समाजवादी शब्द को देखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो समाजवादी शब्द है वो यह व्याख्या कर रहा है कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। तो विकास का समाजवादी मॉडल भी जो होगा वो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने की बात करेगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो निजी संपत्ति है इसका वितरण यानी कि इसका बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए। तो विकास का समाजवादी मॉडल अमीरी और गरीबी के बीच के भेद को खत्म करने की बात करता है। सिंपल सी लाइन में अगर हम बात करें तो कोई आपसे आज के बाद पूछे भाई समाजवादी मॉडल क्या होता है, एक लाइन में बताओ, तो आप बोल देना समाजवादी मॉडल जो होता है वो निर्धनता खत्म करने की बात करता है, जहाँ ये अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है इसे खत्म करना चाहता है और आर्थिक समानता स्थापित करना चाहता है। अब इसी के ऊपर आपको आंसर लिखना है। तो देखो, विकास का समाजवादी मॉडल की बात करें तो ये विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना चाहता है, सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है, और ये चाहता है जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो संसाधन होते हैं, इसकी प्लानिंग इस तरीके से किया जाए, इसका बंटवारा इस तरीके से किया जाए ताकि ये पूरे के पूरे सरकार के कंट्रोल में रहे, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है। तो विकास का जो समाजवादी मॉडल है वो सरकार की भूमिका पर जोर देता है, ये निजी संपत्ति के खिलाफ है, ये प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ है। इस मॉडल का जो उद्देश्य है मेन वो है निजी संपत्ति और आर्थिक असमानताओं को सीमित करना। खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन सीमित किया जा सकता है। और समाजवादी जो मॉडल है वो गरीब तबके के लिए, जो गरीब वर्ग है उसके लिए समान अवसर प्रदान करना चाहता है। तो विकास के समाजवादी मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो विशेषताएं ये है कि ये चाहता है कि संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व हो। अब देखो, संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व का मतलब ये है कि जमीन का जितने भी उद्योग हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, ये सब सरकार के अंडर में होंगे। क्योंकि देखो, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो संसाधन है उनकी नीलामी होती है और प्राइवेट सेक्टर फिर उसको चलाता है, जबकि ये गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहता है। तो संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व का मतलब ये है कि जो हमारे संसाधन हैं, जो ज़मीन है, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे किसके पास होंगे, वो सीधे सरकार के पास होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था सोवियत संघ में थी। अगर आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा तो सोवियत संघ में समाजवादी मॉडल को अपनाया गया था, हालांकि वो मॉडल वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो समाजवादी मॉडल की पहली विशेषता ये है कि ज़मीन पर, उद्योगों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर जो कंट्रोल है वो सरकार का होगा। निजी स्वामित्व नहीं होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, पूंजीवादी मॉडल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि सरकार के स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाएगी। तो समाजवादी मॉडल की पहली विशेषता क्या है, तो समाजवादी मॉडल की पहली विशेषता ये है कि चाहे ज़मीन हो, चाहे उद्योग हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। दूसरी बात यह है कि समाजवादी मॉडल में जो इकोनॉमी होती है वो प्लानिंग बेस पर होती है। जैसे कि सोवियत संघ में 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, तो भारत में भी जो पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी वो सोवियत संघ से ही प्रेरित होकर ली थी। तो ये मॉडल एक केंद्रीकृत योजना के रूप में काम करता है, जिसका काम ये होता है कि आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे चाहे उत्पादन के लिए भी योजना बनाना, वितरण के लिए भी योजना बनाना, उपभोग के लिए भी योजना बनाना, इसका उद्देश्य होता है कि सबका विकास हो पाए। इसलिए सरकार 5-5 साल की योजनाओं में अर्थव्यवस्था के एक एक क्षेत्र को टारगेट करती है और सबको आगे बढ़ाने की बात करती है। समाजवादी मॉडल सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहता है। ये जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग हैं, उन्हें भी लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो कल्याणकारी सुविधाएं हैं ये सब तक इसकी पहुंच होनी चाहिए और ये विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके अलावा समाजवादी मॉडल में जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की भी बात की जाती है। तो समाजवादी मॉडल में श्रमिकों को उनके अधिकार और उनको लाभ प्रदान किया जाता है। उनके कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो श्रमिक वर्ग के लिए होती है, किसान वर्ग के लिए होती है, वंचित वर्ग के लिए होती है, गरीब वर्ग के लिए होती है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ जैसे देश जो थे, सोवियत संघ जैसे जो ग्रुप थे, सोवियत संघ भाई देश नहीं, सोवियत संघ ग्रुप था 15 देशों का, जिसका हेड रशिया था। चीन जैसे जो देश हैं,
ये समाजवादी मॉडल को प्रमुखता दिया था। हालांकि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया था और उसके बाद समाजवादी मॉडल का भी स्वरूप खत्म हो गया था। भारत भी आज़ादी के बाद जो है वो समाजवादी मॉडल की तरफ थोड़ा सा प्रेरित हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, लेकिन इन सब का कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला। तो समाजवादी जो मॉडल है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसकी आलोचना भी की जाती है कि भाई इससे ना अर्थव्यवस्था उतनी तेज गति से विकसित नहीं होती जितनी पूंजीवाद में है। यानी कि लोग बाग ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से इकोनॉमी बहुत तेज गति से डेवलप होती है, जबकि जब सरकारी सेक्टर जो होता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था का विकास उतनी तेज गति से नहीं होता जितना होना चाहिए। दूसरा यह है सरकार का नियंत्रण जहाँ पर रहता है तो ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार हो जाता है। सोवियत संघ में भी यही हुआ था, क्योंकि समाजवादी मॉडल में सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और गवर्नमेंट जो ऑफिसर थे वो सारे करप्टेड थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था, जनता का फ़ायदा हो या ना हो। तीसरा, यहाँ पर उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर कम होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना वो जब भी काम करता है जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, और सरकारी काम में जो है व्यक्ति के पास प्रेशर नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए समाजवादी मॉडल की आलोचना की जाती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि समाजवादी मॉडल समाज में समानता स्थापित करने की तो बात करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ ये हैं कि ये उतनी तेज़ गति से विकास को बढ़ावा नहीं दे पाता जितनी तेज़ गति से विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसे में ये सरकार और समाज के बीच में संतुलन बनाने तो चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या अफसर हैं, अफसरशाही है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से जो समाजवादी मॉडल है ये सक्सेस नहीं हो पाता। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई विकास के समाजवादी मॉडल के बारे में बताओ, तो आप पहले ही बताओगे भाई विकास का जो समाजवादी मॉडल है ये समाज में समानता स्थापित करना चाहता है, अमीरी गरीबी के भेदभाव को खत्म करना चाहता है, ये जो है किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर संबंधित नीतियाँ बनाता है। इसका मानना यह है कि सभी के सभी संसाधन जो है वो सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। लेकिन इसकी आलोचना की जाती है, आलोचना ये की जाती है कि अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास जो है बहुत धीमी गति से हो रहा है, सरकार का जो नियंत्रण है उसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और उत्पादकता उतनी नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से अगर मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर विकास का समाजवादी मॉडल आया क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूंजीवादी मॉडल के बारे में बताओ। तो विकास के दो ही मॉडल होते हैं, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। तो पूंजीवादी धारणा की व्याख्या कीजिए। पूंजीवाद किस प्रकार से कंपटीशन को बढ़ावा देता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो देखो भाई, पूंजीवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म। ये भी एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, जिसमें भूमि के जितने भी साधन हैं ये निजी व्यक्तियों और कंपनियों के पास होंगे। तो देखो, समाजवादी मॉडल में सरकार की भूमिका ज़्यादा होगी, जबकि पूंजीवादी मॉडल में निजी कंपनियों की भूमिका ज़्यादा होगी। तो पूंजीवादी मॉडल जो है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगा, निजी व्यक्तियों या कंपनियों को बढ़ावा देगा। इसमें जो है सरकार की भूमिका कम होगी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होगी, हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो पूंजीवाद का जो मेन टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि अपनी निजी संपत्ति का निर्माण करना है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देना है और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। पूंजीवादी प्रणाली ये कहती है कि राज्य व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने तरीके से अपना डेवलपमेंट करेगा। तो पूंजीवादी प्रणाली जो है वो समाजवादी प्रणाली की बिल्कुल अपोजिशन में है, बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ समाजवादी जो प्रणाली थी वो सरकारी सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करती थी, वो ये कह रही थी कि जो ज़मीन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए। जबकि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी विचारधारा कह रही है कि उत्पादन के जो साधन हैं, चाहे भूमि हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे पूंजी हो, सब निजी व्यक्ति और कंपनियों के पास होनी चाहिए। तो पूंजीवाद का प्राथमिक उद्देश्य है निजी संपत्ति का निर्माण करना। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या है? पूंजीवाद की विशेषता सबसे पहली बात तो है निजी स्वामित्व, यानी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने की बात करता है। यह निजी व्यक्ति और उद्यमियों के पास होता है। मुनाफे की प्रेरणा होती है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका मेन टारगेट जो होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो प्राइवेट सेक्टर देखो, प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कॉस्टिंग कम से कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर की जो मुख्य गतिविधियां होती हैं, पूंजीवाद की जो प्रमुख गतिविधियां होती हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। इसके अलावा पूंजीवाद की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है फ्री मार्केट। देखो, फ्री मार्केट का मतलब यह है कि सरकार का इंटरफेयर कम से कम होगा। जैसे मान लो आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, आपको दुनिया भर के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, दुनिया भर का सरकार का कंट्रोल करना पड़ेगा, वहाँ से जाओ, वहाँ पैसा भरो, वहाँ पैसा भरो। तो फ्री, ये जो कहते हैं फ्री मार्केट का मतलब है कि सरकार कम से कम नियम रखेगी, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा। क्या वस्तुएं बनेंगी, क्या सर्विसेज होंगी, क्या उनका प्राइस होगा, ये सब कंपनियां सेट करेंगी, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो पूंजीवाद ये कहता है कि वस्तुओं की क्वालिटी क्या होगी, वस्तुओं का प्राइस क्या होगा, सेवाओं की क्वालिटी क्या होगी, सेवाओं का प्राइस क्या होगा।
ये हम ना खुद निर्धारित करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर खुद निर्धारित करेगा। ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होगा। डिमांड अगर ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो चीज़ें महंगी होंगी। डिमांड अगर कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, पूंजीवाद ये कहता है। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारा क्वेश्चन भी है, कि पूंजीवाद कंपटीशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी जो है कंपटीशन में लगी होती है, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा सबसे अच्छी होगी, जो सबसे चीप होगा वो बिकेगा। तो सिंपल सी बात है, जो पूंजीवाद है वो सबको सोनता देता है, बाजार में आने का सबको मौका देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास क्वालिटी है, कोई व्यक्ति जिसके पास दिमाग है, वो अपना प्रोडक्ट लगाएगा, ठीक है, बाजार में सामान बेचेगा। अगर उसके प्रोडक्ट की कीमत सही है, क्वालिटी है, तो अपने आप बिकेगी। तो इस तरीके से समाज में जो है वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है, कॉस्टिंग कम होती है, बाजार पर किसी का एक कंट्रोल नहीं होता। तो पूंजीवादी प्रणाली की सबसे पहली बात खास क्या है, इसमें निजी स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार की भूमिका नहीं होती। मुनाफे की प्रेरणा से काम किया जाता है। मुक्त बाजार मतलब फ्री मार्केट का मतलब होता है सरकार की रोक टोक कम होनी चाहिए। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन को बढ़ावा देती है। इसमें हर एक व्यक्ति जिसके पास जो भी योग्यता है, जिसके पास जो भी स्किल्स हैं, वो यहाँ बढ़ावा दे सकता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस करो, बशर्ते आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। यहाँ पर कंपटीशन बनता है। उपभोक्ता की केंद्र, यानी कि पूंजीवाद में उपभोक्ता की मांग के हिसाब से सामान बनाया जाता है, उपभोक्ता की पसंद के हिसाब से सामान बनाया जाता है। जबकि जो सरकारी सेक्टर होता है उसमें सरकार, जैसे सरकारी राशन मिल रहा है तो सरकारी राशन में एक तरीके का चावल सबको बटेगा, चाहे किसी को पसंद आए, किसी को चाहे ना पसंद आए, गेहूँ एक जैसा बटेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, आप पैसा दीजिए, अपनी मनपसंद का सामान लीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर ना उपभोक्ता को केंद्र में रखकर चीज़ें रखता है। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता की मांग को ध्यान में रखा जाता है, उसकी पसंद, उसकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब बात यह आती है कि पूंजीवाद कंपटीशन को कैसे बढ़ावा देता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सपोज डेट मान लो एक ही कंपनी होगी, तो एक ही कंपनी होगी तो ये मनमाना प्राइस रख सकती है। अब ऐसे में लेकिन 50 कंपनियां हैं, तो क्या होगा, मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। हर एक बंदा सोचेगा कि कॉस्टिंग कम से कम होनी चाहिए। तो पूंजीवादी व्यवस्था में कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें कम रखने की कोशिश करती हैं, ताकि वो ग्राहकों को आकर्षित कर सकें, क्योंकि कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं होता, एक ही कंपनी होती, तो फिर क्या है, वो मनमानी कीमत पर सामान बेचती। तो पूंजीवाद में क्या है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, जिसकी वजह से कीमतें कम रहती हैं, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि वो कम से कम प्राइस में देकर ग्राहकों को आकर्षित कर सके। तो ये कीमत को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने में प्रेरित करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें गुणवत्ता में सुधार। सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ 50 ब्रांड बेच रहे हैं, तो क्वालिटी भी तो अलग अलग होगी। तो हर एक कंपनी ये चाहती है कि वो क्वालिटी में सुधार करें, क्योंकि कुछ ग्राहक जो होते हैं वो प्राइस नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। अगर सोचो एक ही कंपनी होगी, तो फिर वहाँ क्वालिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। जैसे समाजवादी मॉडल में सारी चीज़ सरकार के पास है, तो सरकार को पता है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, वो हमसे ही सामान खरीदेंगे। तो जब सरकार को पता है वो हमसे ही सामान खरीदेंगे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो क्वालिटी तो कम ही होगी। आप आज भी देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, हालांकि पैसा लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को पता है जिसे चाहिए वो यही सब चीज़ें लेगा। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो आप, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो आप, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ देख लो। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां क्या है, अपनी गुणवत्ता बढ़ाती हैं, जबकि समाजवादी मॉडल में जो है गुणवत्ता नहीं मिलती। इसके अलावा कंपटीशन की वजह से बाजार में बहुत सारे उत्पाद होते हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। जिस व्यक्ति को जौन सी अपनी ज़रूरत है, अपने बजट के हिसाब से बेहतर विकल्प चुन सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, पूंजीवाद जो है, वो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से मार्केट में नए नए उत्पाद आते हैं, नई नई सेवाएं आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और ये उद्योग और तकनीकी को प्रेरित करता है। अगली बात यह है कि कार्य कुशलता को बढ़ावा देता है। बाजार में टिके रहने के लिए जो कंपनियां हैं वो लगातार अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाती हैं और उत्पादन की लागत को लगातार कम करती हैं। इसके अलावा ये उद्यमियों को अपने विचार और व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि जो भी व्यक्ति उद्यमी है, जो भी बंदे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पर ला सकता है, अपने व्यवसाय नए तरीके से शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से कंपटीशन वाला एक माहौल हमेशा पैदा रहता है। तो इस प्रकार से पूंजीवाद जो है वो कंपटीशन को बढ़ावा देता है। हालांकि इसकी आलोचना होती है, ये माना जाता है ये कंपटीशन बस दिखने के लिए है, इसका फ़ायदा सिर्फ अमीर को होता है, आर्थिक असमानता बढ़ती है। पूंजीवाद में अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर और गरीब के बीच की खाइयाँ बढ़ती जाती है, क्योंकि संसाधनों पर जो कब्जा वो अमीर लोग ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उन्हें मार्केट में वो सहूलियत नहीं मिल पाती जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए। दूसरी बात है मूल्य पर गुणवत्ता समझौता। कई बार अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो कंपनियां हैं वो क्वालिटी से समझौता कर लेती हैं, नकली सामान बेच लेती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि पूंजीवाद है, इसके पास सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है।
कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को अनदेखा कर देती है। आज देखो बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण हो रहा है, कंपनियां क्या करती हैं, अपना जहरीला पदार्थ जो है वो नदियों में फेंक देती हैं। तो इस यहाँ पर ना सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बस प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही कमाना है, डजेंट मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। निष्कर्ष ये निकलता है कि पूंजीवादी प्रणाली प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ावा देती है, बाजार को सक्रिय बनाती है, ये इनोवेशन को बढ़ावा देती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देती है, देश के आर्थिक विकास को तेज गति से करती है। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं कि समाज में अमीर और गरीब के बीच में सामाजिक असमानता फैलती है, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे जो गंभीर चुनौती है ये सामने आ जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आया कि विकास का समाजवादी मॉडल बताओ, विकास का पूंजीवादी मॉडल बताओ, तो इन दोनों ही क्वेश्चनों को आप आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि समाज में मुद्रा के प्रकार्य की व्याख्या कीजिए। अब देखो, प्रकार्य का मतलब होता है इंग्लिश में फंक्शन। ये रहा, प्रकार्य का मतलब क्या होता है इंग्लिश में फंक्शन, और फंक्शन का मतलब क्या होता है कार्य। तो आपको मनी के कार्य बताने यानी कि मुद्रा के कार्य बताने हैं। तो आपको पता ही है मुद्रा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इकोनॉमी में सामान को जो लेन देन में यानी कि एक्सचेंज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विनिमय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अर्थव्यवस्था को बिल्कुल क्या करती है, संतुलित रखती है। अब देखो मुद्रा के क्या क्या काम हो सकते हैं। देखो, तो मुद्रा का सबसे पहला काम तो यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हो, बदले में उसे पैसा दे रहे हो। तो मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मूल विनिमय माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए पैसों का भुगतान किया जाता है। तो पहले जब मुद्रा नहीं चलती थी तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। आपको पता है वस्तु विनिमय चलता था, तो वस्तु के बदले जब वस्तु दी जाती थी तो बड़ी समस्या हो जाती थी कि भाई एक बंदे को गेहूँ खरीदना है और उसके पास चावल है, तो उसे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल की जरूरत हो और वो बदले में गेहूँ दे दे, तो बड़ी समस्या हो जाती थी। तो मुद्रा का सबसे पहला काम क्या है, एक्सचेंज करना। तो आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हो, कोई सेवा ले रहे हो, तो बदले में आप उपभोग किससे करोगे, आप उससे उपभोग करोगे मुद्रा से। तो विनिमय का जो पहले बार्टर सिस्टम था वो बेकार था, क्योंकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना था। कोई व्यक्ति अनाज बेचकर कपड़ा खरीदना चाहता है तो मुद्रा का उपयोग आज के टाइम पे कर सकता है। दूसरा यह है मुद्रा का कार्य मूल्य मापन की इकाई। मूल्य मापन की इकाई मतलब कि देखो हर एक वस्तु का अपना कोई मूल्य होगा, हर एक सेवा का अपना कोई मूल्य होगा। अब ऐसे में उस मूल्य को निर्धारित करके उस मूल्य को चुका दो, उस वस्तु और सेवाओं को ले लो। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो मूल्यवान हो जाती हैं, जबकि पहले वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नहीं होता था। क्यों, गेहूं और चावल की वैल्यू एक जैसी होगी। किसी को जूता चाहिए, गेहूं बेचकर, तो गेहूं और जो जूता है उसकी वैल्यू सेम हो गई। तो पहले ना लोग वैल्यू नहीं थी। कुछ लोग क्या करते थे, सामान खरीदते थे, घर में जाके 2-4 दिन काम कर देते थे, सेवा दे देते थे, तो ऐसे में वैल्यू नहीं होती थी। तो जो मुद्रा है ये मूल्य मापन की इकाई है, यानी कि हर वस्तु का एक मूल्य सेट करती है, हर एक सेवा का एक मूल्य सेट करती है, जिससे हर एक वस्तु और सेवा जो है वो मूल्यवान हो जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपए में एक गाड़ी की कीमत 5 लाख हो सकती है और एक कपड़े का मूल्य 500 रुपये हो सकता है। मूल्य का भंडारण, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा समय के साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ावा देती है और लोग भविष्य में उपयोग करने के लिए इसे बचाते हैं, इसका भंडारण करते हैं। जबकि फल का, अनाज का तो भंडारण नहीं कर सकते थे पहले के टाइम पे जब वस्तु विनिमय होता था। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी सेविंग को बचत अकाउंट में यानी कि बैंक में जमा कर सकता है और भविष्य में इसका उपयोग कर सकता है। तो मुद्रा का प्रयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। भविष्य भुगतान को भी बढ़ावा देती है मुद्रा। तो मुद्रा का उपयोग वर्तमान के लेन देन में तो किया ही किया जाता है, भविष्य के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। जैसे उधार के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड ले लिया, बाद में 40 दिन बाद हम कर देंगे पेमेंट, ऐसे कर देते लोग बाग। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये उधार लिया है, 1 साल बाद चुकाने का वायदा करता है, तो मुद्रा इस प्रक्रिया को संभव बनाती है, जबकि वस्तु जो था वो नहीं बनाता था। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हो, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं, व्यापक होती हैं। आज एक व्यापारी अपने बैंक खाते से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके विदेशों में व्यापार कर सकता है। दूसरा ये है जो मनी है वो समाज को कंट्रोल में भी लाती है। सरकार, केंद्रीय बैंक मुद्रा को नियंत्रित करते हैं और अर्थव्यवस्था में फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं। और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इन सबको प्रतिबंधित करता है। आरबीआई इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है, और आपको पता है भारत में आरबीआई ही करेंसी जारी करने का एकमात्र माध्यम है। इसके अलावा जो मुद्रा है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मुद्रा का उपयोग पूंजी निर्माण में किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है, उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के काम भी आती है मुद्रा। तो मुद्रा केवल आर्थिक लेन देन का साधन नहीं है, बल्कि ये मूल्य निर्धारण, भविष्य की योजना, समाज में बैलेंस लाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और समाज की प्रगति को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारतीय समाज में वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आता है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है भारत पर। तो देखो, वैश्वीकरण कोई पूछे आपसे कि भाई एक लाइन में वैश्वीकरण का मतलब बताओ,
तो आप बोलोगे वैश्वीकरण का मतलब है विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल, ग्लोबलाइजेशन, जिसने पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है जहां व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है आज। तो वैश्वीकरण क्या है? व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है जिसने विश्व के अलग अलग देशों के बीच आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया है, सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया है, सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावित किया है, राजनीतिक संबंधों को प्रभावित किया है। और ऐसे में भारतीय समाज पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से समाज के हर पहलू में परिवर्तन आया है। तो देखो, जब व्यापार होता है तो ये मत सोचो कि व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का हो रहा है। जब एक व्यापारी व्यापार करने दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो यहाँ की संस्कृति को भी अपने साथ लेकर आ रहा है। जैसे गांव से लोग बाग शहरों में व्यापार करने जा रहे हैं तो शहरी संस्कृति अपने आप गांव में पहुंच रही है, शहरी अर्थव्यवस्था के गुण अपने आप गांव में पहुंच रहे हैं। ऐसे विदेशी संस्कृति अपने आप दूसरे देश में पहुंचती है, विदेशी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये मत सोचो कि व्यापार सिर्फ वस्तुओं को खरीदना और बेचना है। व्यापार के माध्यम से पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है और ये साइकिल इकोनॉमी को तो प्रभावित करता ही करता है, सोसाइटी और कल्चर को भी प्रभावित करता है, देश की राजनीति को भी प्रभावित करता है। और बस क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के सारे प्रभाव बताओ। तो सबसे पहले वैश्वीकरण के हम जो है व्यापार का जो है हम आर्थिक प्रभाव बात करेंगे। आज पूरा विश्व एक दूसरे से व्यापार कर रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव ये पड़ रहा है खास तौर पे भारत ने 1991 के बाद उदारीकरण की नीति अपनाई। अब देखो, उदारीकरण का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। कोई भी व्यक्ति अगर इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है तो उसके ऊपर सरकार का हस्तक्षेप कम होगा। अब जब देखो सरकार रोक टोक कम करेगी तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, नए नए व्यापार के द्वार खुलेंगे। तो वैश्वीकरण का जो हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा वो प्रभाव ये पड़ा कि हमारा जो विदेशी निवेश है वो बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, व्यापार के द्वार खुले हैं, एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो हैं वो जनरेट हुए हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां आई हैं जिनकी वजह से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए नई नई सेवाएं आई हैं। आज आप घर बैठे अमेरिका की कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जापान का कोई प्रोडक्ट, ये सब वैश्वीकरण की वजह से है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बाढ़ आ चुकी है, फैशन फूड चेन का विस्तार हो चुका है, ये सब किसकी वजह से है? वैश्वीकरण की वजह से है। तो वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, व्यापार के द्वार खुले हैं। आज हमारी कंपनियां दूसरे देशों में लग रही है, दूसरे देशों की कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं, उपभोक्तावाद बढ़ा है, उपभोक्ताओं की चॉइस बढ़ी है। लेकिन इसका कृषि और छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने बड़े बड़े संस्थानों को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पे हैं। जैसे मान लो एक मॉल खुलता है, तो एक मॉल खुला है, उसमें भैया करोड़ों रुपए लग गए हैं, लेकिन उसकी वजह से आसपास के छोटे छोटे जो किराना स्टोर से वो बंद हो गए हैं। तो ऐसे में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगती हैं ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंडस्ट्री को खा जाती हैं। कृषि पर जो है प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, ये तो बात हो गई इकोनॉमी की। इसके अलावा मैं बता दूं, वैश्वीकरण ना गरीबी को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा वैश्वीकरण जो है बेरोजगारी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जब मशीनरी लगती हैं तो कुछ लोगों को ही रोजगार मिलता है, जबकि बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है वो बेरोजगारी की ओर चली जाती है। तो ये सब निगेटिव इंपैक्ट भी अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करोगे तो वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आज आप अपने कल्चर में वेस्टर्नाइजेशन देख सकते हो, वेस्टर्न कल्चर देख सकते हो। भारतीय सामाजिक जीवन पर पश्चिमी संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा है कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे करके निम्न स्तर पर जा रही है। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल पश्चिमी कल्चर की तरह हो रही है। तो भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं वैश्वीकरण हो रहा है। फायदा भारत को ही मिला है। मिला क्या है भारत को फायदा? भारत का जो योग दर्शन है, जो भारतीय भोजन है, बॉलीवुड है, ये विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है जिसने शिक्षा और व्यापार में बढ़ावा दिया है। आधुनिक जीवन शैली अलग हो चुकी है, लेकिन समस्या ये आई है कि वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली वाला जो कल्चर था वो खत्म कर दिया है। जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। तो वैश्वीकरण का संस्कृति पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव की बात करोगे तो पूरे विश्व की संस्कृतियां कहीं ना कहीं एकजुट हुई हैं, भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिला है। आज पूरा विश्व एक दूसरे के त्यौहार मना रहा है, एक दूसरे के कल्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दूसरे को बधाई दे रहा है। विश्व के किसी एक कोने में होने वाली घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। लोग सुख दुख में साथी बन रहे हैं। लेकिन समस्या ये आई है कि छोटे छोटे देशों की संस्कृति खत्म होती जा रही है। भारत जैसे जो देश हैं इनकी संस्कृतियाँ लुप्त हो रही हैं। फास्ट फूड का प्रचलन चल रहा है, वेस्टर्न डिशेज का प्रचलन चल रहा है। ऐसे में जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं अपने निम्न स्तर पर जा रही है। हालांकि भारत की भी कुछ चीज़ों का विश्व में जो है प्रचार प्रसार हुआ, जैसे योग दर्शन हो गया, भारत का खादी हो गया, भारतीय भोजन हो गए, इनका प्रभाव भी विश्व के कई देशों में देखा जा सकता है।
अब हम बात करेंगे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। समाज पर यह प्रभाव पड़ा है जो ग्रामीण आबादी है वो बड़े पैमाने पर शहरी आबादी में बदल गई है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, आज महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हुआ है। आर्थिक असमानता लेकिन बढ़ी है, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। महिलाओं के प्रति अत्याचार कहीं ना कहीं बढ़ा है। भारत में जो वैवाहिक बंधन है वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। ये सब वैश्वीकरण का समाज पर प्रभाव है। डिजिटल मीडिया और इंटरनेट को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से समाज में जानकारी बढ़ रही है, संचार की क्षमता बढ़ रही है, कम्युनिकेशन बढ़ा है। शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, तो आज ग्लोबल शिक्षा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, डिजिटल क्रांति हुई है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल दी हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब ने भारत को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो अगर आप भारतीय राजनीति की बात करोगे तो विदेशों से संबंध मजबूत हुए हैं। पूरे विश्व के स्तर पर सामाजिक जागरूकता फैली है। सामाजिक न्याय जैसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि सरकार की जो क्षमताएं हैं वो कम हुई हैं। बड़े बड़े देशों ने पासपोर्ट वीज़ा के नियम ऐसे बना रखे हैं कि उनके देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे देश में अवैध घुसपैठ लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारी जो पासपोर्ट वीज़ा प्रणाली वो थोड़ी कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि एमएनसी के मामलों में जो सरकार है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो देखो, मैं निगेटिव इम्पैक्ट साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ, मान लो निगेटिव क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी करो। इन्वायरमेंट पर भी प्रभाव पड़ता ही है। जब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्याएं आएंगी, तो ग्रीन डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली कर दोगे। तो 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगले जो 4 क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद आपका। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना ताकि हमें यह पता चल पाए चीज़ें आपको किस हद तक समझ में आ रही हैं।